चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पर्टेनिंग। ये हमारे पास ऑटम 19 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 8 है आई गेस। कहता है द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ गोल्डन लिमिटेड जीएल, सिल्वर लिमिटेड एसएल एंड ब्रॉन्ज लिमिटेड बीएल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। हमारे पास तीन कंपनीज जीएल, एसएल और बीएल के कुछ बैलेंसेस अवेलेबल हैं। इसमें हमारे पास सेल्स का नंबर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट आ रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन एसएल की कॉस्ट आ रही है 1400 मिलियन। इन्वेस्टमेंट इन बीएल की कॉस्ट आ रही है 2500 मिलियन। और हमारे पास 30 जून 2019 पे रिटेन अर्निंग के बैलेंसेस आ रहे हैं तीनों कंपनीज के। हमारा ईयर एंड भी 30 जून 2019 है। फिर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और रिक्वायरमेंट में हमें कहता है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। और एक और रिक्वायरमेंट इस सवाल में कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट that would appear in the GL consolidated statement of financial position as at 30 जून 2019। तो एक तो हमें यहाँ पर कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट और 30 जून 2019 पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का बैलेंस शीट का नंबर कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कहता है डिटेल ऑफ जीएल इन्वेस्टमेंट्स आर एस फॉलो। हमारा ईयर एंड 30 जून 2019 यानी कि 1 जुलाई 18 से लेकर 30 जून 2019। हमारी कंपनी ने 1 जनवरी 2017 पे 1 जनवरी 2017 पे यानी कि लास्ट ईयर से भी पहले यानी कि लास्ट ईयर में 35% शेयर एक्वायर किए थे ब्रॉन्ज लिमिटेड के, जिस वक्त इसकी शेयर कैपिटल 5000, रिटेनिंग 1800 थी। 1 जुलाई 18 पे यानी कि करंट ईयर के पहले दिन 70% शेयर एक्वायर किए एसएल के। इसका शेयर कैपिटल 6000 और रिटेनिंग 3000 थी। कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएल यानी कि ये जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन एसएल की कॉस्ट आ रही है ना 1400। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएल इंक्लूड प्रोफेशनल फी ऑफ 20 मिलियन इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ एसएल। कहता है ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएल आ रहा है ना 1400, इस 1400 के अंदर 20 मिलियन की प्रोफेशनल फी है जो कि इंक्लूडेड है। कहता है the following consideration relating to acquisition of SL share are still unrecorded। देखिए एक तो आपने 1400 की इन्वेस्टमेंट 1400 की कॉस्ट रिकॉर्ड की है। एक तो 1400 की कॉस्ट गिवन है, रिकॉर्डेड है, और इस 1400 में 20 मिलियन प्रोफेशनल फी है। इसके अलावा दो कंसिडरेशन और है जो अभी रिकॉर्ड नहीं की, और वो क्या है सर? इशुएंस ऑफ 175 मिलियन शेयर्स ऑफ जीएल एंड कैश पेमेंट ऑफ 1000 मिलियन आफ्टर 3 इयर्स। तो एक तो अपनी कंपनी के 175 मिलियन शेयर्स इशू किए जाएंगे और 1000 मिलियन की 3 साल के बाद डेफर्ड पेमेंट की जाएगी। On the date of acquisition, the market price of shares of GL and SL were 20 and 17 respectively, and the discount rate is 12%। तो शेयर कंसिडरेशन की वैल्यूएशन के लिए हम 20 रुपए की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे और डेफर्ड पेमेंट को 12% पे डिस्काउंट करेंगे। फिर कहता है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसएल carrying value of net assets were equal to the fair value except the following: an internally developed software by SL which had a fair value of 150 million. The cost of 120 million incurred by SL on development has been expensed out since the software did not meet the recognition criteria during the development. At acquisition date, the software had a remaining useful life of 5 years। तो बहुत आसान सी एडजस्टमेंट है कि सब्सिडरी ने 120 मिलियन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कॉस्ट इनकर करके एक्सपेंस आउट कर दी है। इसकी फेयर वैल्यू 150 मिलियन है एक्विजिशन डेट पे। नेक्स्ट कहता है a contingent liability of 90 million as disclosed in the financial statement of SL had an estimated fair value of 60 million. Subsequent to acquisition, the liability had been recognized by SL in the books at 40 million। कह रहे सब्सिडी की बुक्स में एक 90 मिलियन की कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज थी। इस कंटिजेंट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट पे 60 थी, और एक्विजिशन के बाद इस सब्सिडी ने इस कंटिजेंट लायबिलिटी को 40 मिलियन पे रिकॉर्ड कर लिया।
देखिए एक्विजिशन डेट पे आप 60 की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे इसे, ईयर एंड पे आप हायर ऑफ फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट और अमाउंट एज पर आई 37 यानी कि इन दोनों का हायर 60 पे रिकॉर्ड करोगे। लेकिन ईयर एंड पे रिकॉर्ड करते वक्त 40 मिलियन सब्सिडी ने खुद भी रिकॉर्ड कर लिया, तो 40 मिलियन जब सब्सिडी ने खुद रिकॉर्ड किया तो सब्सिडी ने 40 एक्सपेंस आउट किया होगा, जबकि कंसोलिडेशन में तो हम एक्विजिशन पे ही 60 रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड, सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन, हम इस 40 के एक्सपेंस को रिवर्स कर देंगे। फिर हमारे पास कुछ इंटरकंपनी सेल्स आ रही है जो कि 15% मार्कअप पे की गई है। एसएल टू जीएल, एसएल हमारी सब्सिडी है, जीएल हमारा पेरेंट है। तो सब्सिडी ने पेरेंट को 506 मिलियन की गुड सेल की है और अनसोल्ड इन्वेंट्री 138 मिलियन है। और जीएल टू बीएल, जीएल हमारा एसोसिएट था, सॉरी जीएल हमारा एसोसिएट था, तो जीएल टू बीएल यानी कि पेरेंट ने एसोसिएट को सेल की है 161 मिलियन, जिसमें अनसोल्ड स्टॉक 69 है। तो यहाँ पर सब्सिडी टू पेरेंट और पेरेंट टू एसोसिएट दो इंटरकंपनी सेल्स है। फिर कहता है ऑन 1 जनवरी 2019, हमारा ईयर एंड 30 जून 2019, ऑन 1 जनवरी 2019 जीएल पेरेंट granted loan of 150 million and 130 million to SL and BL respectively at an interest rate of 12% per annum। कहता है पेरेंट ने 150 मिलियन सब्सिडी को लोन दिया और 130 मिलियन एसोसिएट को लोन दिया 12% मार्कअप पे। अब पीएनएल बनाते वक्त हम पेरेंट और सब्सिडी के दरमियान जो इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसे रिवर्स कर देंगे, लेकिन पेरेंट और एसोसिएट के दरमियान जो इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस है इसे इग्नोर कर देंगे सिंपली। लास्ट पॉइंट, इसके बाद कहता है जीएल पेरेंट एंड बीएल एसोसिएट, GL and BL follow revaluation model, whereas SL follow cost model for subsequent measurement of property, plant and equipment। पेरेंट और एसोसिएट रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रही है जबकि सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है। इफ SL had adopted the revaluation model, SL would have recorded revaluation surplus of 35 million for the year ended 30 June 2019। अगर सब्सिडरी भी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करे तो सब्सिडरी को साल के आखिर में 35 मिलियन का रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ओसीआई में रिकॉर्ड होगा। यहाँ मैं सब्सिडी पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करूंगा या नहीं? सर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, और जब अकाउंटिंग पॉलिसी की बात आ जाएगी तो भाई यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉलो होगी, पेरेंट की पॉलिसी फॉलो होगी, तो हमें सब्सिडी की प्रॉपर्टी को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा। और लास्ट में कहता है कि हमने एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, हमने एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। इस सवाल में सिर्फ 22% लोगों ने पासिंग मार्क्स लिए थे। पता नहीं, लेकिन 22% लोगों का सिर्फ पासिंग मार्क्स था इस सवाल। खैर, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ ऑटम 2019। पेरेंट कंपनी का नाम है हमारे पास गोल्डन लिमिटेड। कंसोलिडेटेड P&L and OCI for the year ended 30 जून 2019। पहले तो वर्किंग करने से पहले जो जो नंबर्स हमारे कंसोलिडेट होंगे उनको हम एज इट इज फॉर्मेट में प्रेजेंट कर देते हैं। सर हमारे पास ईयर एंड 30 जून 2019 है, और सब्सिडी जो है ना एसएल, इसे हमने 1 जुलाई 18 यानी कि साल के पहले दिन एक्वायर किया था, तो पूरे साल का पीएनएल कंसोलिडेट होगा। तो हमारे पास पीएनएल में सेल्स, पेरेंट की सेल्स है 2500, सब्सिडरी की 2050,
कॉस्ट ऑफ सेल्स पेरेंट की है 1550, सब्सिडरी की 1150, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बैलेंसिंग बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 810 और 520, फिर हमारे पास अदर इनकम है 350 और 180, फिर हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट है 90 और 60, फिर हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट है, तो इसे मैं ओसीए में दिखा देता हूँ। सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पेरेंट का नंबर है 60 और आगे जाके सब्सिडी का भी नंबर आ जाएगा। और हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट और रिटेन अर्निंग के बैलेंसेस अवेलेबल है। सर पॉइंट नंबर 1 में हमने जीएल को दोनों इन्वेस्टमेंट्स का डेटा अवेलेबल है, पहले हम सब्सिडरी सिल्वर लिमिटेड को देखते हैं। एक हम वर्किंग करेंगे नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, एक हम वर्किंग करेंगे गुडविल, और फिर जो जो वर्किंग होगी वो आगे होती जाएगी। देखिए 1 जुलाई 18 पे साल के पहले दिन 70% शेयर एक्वायर किया गया है। 1 जुलाई 18 पे 70% शेयर एक्वायर किया गया, शेयर कैपिटल 6000, रिटेन अर्निंग 3000 थी, तो शेयर कैपिटल 6000, रिटेन अर्निंग्स 3000। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में 20 की प्रोफेशनल फी है जो कि इस 1400 में शामिल है। सर प्रोफेशनल फी आपकी एक्सपेंस आउट हो जाती है, तो गुडविल की वर्किंग करते वक्त जो हमारा कैश आएगा वो दैट इज 1400 -20 1380, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आप अपने 20 का एक्सपेंस बढ़ा दो। मैं एक्सपेंसेस को पॉजिटिव दिखा रहा हूँ तो इसलिए ऐड कर रहा हूँ। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि 175 मिलियन शेयर्स इशू होंगे जीएल के, 175 मिलियन शेयर्स इशू होंगे जीएल के, और जीएल के शेयर्स की वैल्यू 20 रुपए थी। तो हमारे पास गुडविल की कैलकुलेशन में शेयर्स 175 इंटू 20 3500, इसका पीएनएल पे कोई इंपैक्ट नहीं है, इसका पीएनएल पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। और फिर एक हमने कैश पेमेंट करनी है 3 साल के बाद 1000 मिलियन की, तो डेफर्ड कंसिडरेशन 1000 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट हमें दिया है इन्होंने 12%, तो 1 + 12% रेशो द पावर 3 712। एक एक एडजस्टमेंट को अगर क्लोज करते जाएं तो ये 1000 रुपए की डेफर्ड पेमेंट को आपने प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तो वर्किंग 3 इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड कंसिडरेशन, और पूरे साल का 2019 में इंटरेस्ट आएगा तो 712 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये आ जाएगा हमारे पास 85.44। इसे हम फाइनेंस कॉस्ट में रिकॉर्ड कर देंगे वर्किंग 3।
85.44 वर्किंग 3। जी अदनान बिल्कुल। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 4 में एट एक्विजिशन ऑफ एसएल। अच्छा, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर अगर कंसोलिडेटेड पीएनएल का सवाल है और गुडविल की इंपेयरमेंट का कोई जिक्र ही नहीं है, तो फिर नेट एसेट्स कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है? अगर पीएनएल का सवाल है, कंसोलिडेटेड पीएनएल का सवाल है और गुडविल की इंपेयरमेंट की कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो नेट एसेट्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, या गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। स्टिल आप कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि उस सवाल में बार्गेन परचेज गेन आ रहा हो, तो अगर पेमेंट की एडजस्टमेंट नहीं है तो ऐसा ना हो कि हम गुडविल की और नेट एसेट्स की वर्किंग ना करें। हो सकता है कि आपको उस सवाल के अंदर बार्गेन परचेज गेन आ रहा हो। अगर बार्गेन परचेज गेन आ रहा है तो उसे प्लॉट कर देंगे, नहीं आएगा तो उसे इग्नोर कर देंगे, फिर अदर इनकम में डाल देंगे। अब पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि सब्सिडरी के पास एक इंटरनली डेवलप सॉफ्टवेयर था जिसकी फेयर वैल्यू 150 मिलियन थी। सब्सिडी ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, लेकिन हम इसे रिकॉर्ड करके 5 साल की लाइफ पे अमोर्टाइज करेंगे। तो हमारे पास नेट एसेट्स में एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा 150 की वैल्यू पे, और जब ये सॉफ्टवेयर नेट एसेट्स में रिकॉर्ड होगा कंसोलिडेटेड बुक्स में, तो साल के आखिर में हम इसे अमोर्टाइज भी कर रहे होंगे। तो हमारे पास वर्किंग फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, और ये आ जाएगा आपके पास 150 डिवाइडेड बाय 5, 30। इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही, प्लस 30 वर्किंग 4। फिर हमारे पास, अच्छा ये एडजस्टमेंट हमारी जो कंसिडरेशन की थी जिसमें इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया था, ये पेरेंट से पर्टेन करती है, लेकिन जो नेट एसेट्स की मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ये सब्सिडरी से पर्टेन करती है। तो इसे मैं नोट करके रखूंगा क्योंकि ये एनसीआई की वर्किंग में यूज होगी। फिर हमारे पास कहता है कि कंटेंजेंट लायबिलिटी है जो कि 90 मिलियन की डिस्क्लोज्ड है, फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन 60 है, और सब्सिडी ने इसे 40 पे रिकॉर्ड कर लिया है। तो एक्विजिशन रेट पे तो रिकॉर्ड नहीं किया था, तो एक्विजिशन रेट पे हमारे पास कंटेंजेंट लायबिलिटी आ जाएगा 60 पे। ठीक है, कंटेंजेंट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन थी 60, और सब्सिडी ने इसे 40 पे रिकॉर्ड कर लिया। यानी आप जब इसे कंसोलिडेट डे 1 पे कर रहे थे, उसी वक्त आपने इस लायबिलिटी को 60 पे बुक कर लिया। ईयर एंड पे आप इसे रिकॉर्ड करोगे हायर ऑफ फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन और अमाउंट एज पर I-37। तो इसका मतलब है कि ईयर एंड पे आप इसे इन दोनों के हायर 60 पे रिकॉर्ड करोगे। इसका मतलब है कि सब्सिडी ने जो ये 40 की लायबिलिटी हमारी एक्विजिशन के बाद रिकॉर्ड की, ये रिवर्स हो जाएगा, ये एक्सपेंस सब्सिडी की, ये एक्सपेंस कंसोलिडेटेड बुक्स में राइज नहीं होगा। तो हमारे पास रिवर्सल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी हम 40 से इसे रिवर्स कर देंगे। तो 40 से कंटिजेंट लायबिलिटी को रिवर्स करने के लिए मैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ही 40 से कम कर देता हूँ, और ये भी सब्सिडी से पर्टेन करती है एडजस्टमेंट, एनसीआई में एलोकेट होगी। देन पॉइंट नंबर 5 में हमारे पास सब्सिडी टू पेरेंट एंड एसोसिएट, पेरेंट टू एसोसिएट है। पहले मैं सब्सिडी की ट्रांजेक्शंस को देख रहा हूँ। एसएल टू जीएल, एसएल हमारी सब्सिडी थी, जीएल हमारी पेरेंट है। सब्सिडी ने पेरेंट को 506 मिलियन के गुड्स बेचे हैं। तो इंटरकंपनी सेल्स करते वक्त, इंटरकंपनी सेल्स को अकाउंट फॉर करते वक्त वर्किंग 6 इंटरकंपनी सेल्स एसएल टू जीएल।
तो पीएनएल के केस में हम क्या करेंगे कि जो सेल्स का नंबर है उससे हम सेल्स को भी रिवर्स कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी रिवर्स कर देंगे। तो सेल्स डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। 506 मिलियन। हाँ, अगली एंट्री में सही हो जाएगा। हमने इंटर कंपनी सेल्स के नंबर से सेल्स को भी कम कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी कम कर दिया। और अब इसमें जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उससे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा दोगे और बाइंग एंटिटी यानी कि पेरेंट की इन्वेंट्री को कम कर दोगे। वो कितना सर? 138 मिलियन की गुड्स पे 15% मार्कअप, तो 138 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 115, 80। और अगर से मैं पीएनएल में प्लॉट करूं तो मैं सेल्स को भी कम करूंगा, मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी कम करूंगा और मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को 18 से बढ़ा दूंगा। तो मैंने सेल्स में से भी 506 माइनस किए, कॉस्ट ऑफ सेल्स में 506 माइनस किए और कॉस्ट ऑफ सेल्स में 18 इंक्रीज कर दिए। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 6, 1 जनवरी 19 पे जीएल ने एसएल को 150 मिलियन का लोन दिया 12% के मार्कअप पे। अब पीएनएल बनाते वक्त वर्किंग 7 लोन फ्रॉम जीएल टू एसएल। सर कितना कितना इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है? सर 150 मिलियन का लोन है, 12% इंटरेस्ट है और 1 जनवरी 19 पे लोन दिया है, हमारा ईयर एंड 30 जून है। तो 150 इंटू 12% इंटू 6/12, 9। तो 9 से मैं पेरेंट की यानी कि मैं जीएल की इंटरेस्ट इनकम हटाऊंगा और 9 से मैं एसएल का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हटा दूंगा। सही है? पेरेंट की इंटरेस्ट इनकम रिवर्स कर रहे हैं, सब्सिडी का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिवर्स कर रहे हैं, वर्किंग 7। तो पेरेंट की इनकम से मैं 9 हटा देता हूं और सब्सिडी के एक्सपेंस से मैं 9 हटा देता हूं। अच्छा, सब्सिडी के एडजस्टमेंट्स को मार्क भी कर रहे थे, तो इस लोन से पहले वाली जो एडजस्टमेंट थी ना, इसमें सब्सिडी ने पेरेंट को बेचा था, यानी कि प्रॉफिट सब्सिडी के पास रिकॉर्डेड है, तो ये सब्सिडी के एसेट्स में एडजस्ट होना है, तो ये एनसीए को भी एलोकेट होना है। और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो भी सब्सिडी के पास रिकॉर्डेड है, तो आप इसे भी मार्क करते हैं क्योंकि ये सब एनसीए की वर्किंग के लिए रेलेवेंट बन जाएंगे। देखें, एक 30 का हमारे पास अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर था, एक 40 का हमारे पास रिवर्सल ऑफ कंडीशनल लायबिलिटी था, एक 18 का हमारे पास अनरियलाइज प्रॉफिट था और एक 9 का इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो कि सब्सिडी के पास रिकॉर्डेड। पॉइंट नंबर 7 में कहता है कि पेरेंट और एसोसिएट तो ऑलरेडी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, अगर सब्सिडी भी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करे तो ये 35 का फेयर वैल्यू गेन रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करेगा। तो हम ओसीआई में रिवैल्यूएशन सरप्लस में ही 35 ऐड कर देंगे, वर्किंग 8 नाम दे देता हूं इसे, और वर्किंग 8 में लिख देता रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ एसएल 35। तो यहां तक हमने सब्सिडी से बढ़ने की सारी एडजस्टमेंट्स को अकाउंट फॉर कर लिया है। नेट एसेट एट एक्विजिशन देखते हैं कितने आ रहे हैं। 9,090, 9,090। हमारे पास कंसिडरेशन की फे वैल्यू कितनी आ रही है टोटल? 1380 प्लस 3500 प्लस 712, 5592। अच्छा, इन्होंने सवाल में कहीं बताया था हमें कि एनसीए को हमने फेयर वैल्यू पे रखना है, और एनसीए की फेयर वैल्यू के लिए सब्सिडरी के शेयर्स की वैल्यू हमें पॉइंट नंबर 3 में गिवन थी 17।
तो हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, देखिए सब्सिडी का शेयर कैपिटल है 6,000 का, हमारे पास 70% शेयर्स हैं और हर शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए है। तो इसका मतलब है कि 600 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 30% इंटू 17, 3060। और इससे अगर हम लेस कर दें फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 9090, 9090, तो गुडविल कितना आ रहा है? माइनस 438। तो सवाल में इवन तो कि इम्पेयरमेंट का कोई डिटेल नहीं है, लेकिन यहाँ पे बार्गेन परचेस गेन कैलकुलेट हुआ जो पीनल में जाएगा, बार्गेन परचेस गेन। अच्छा, पीनल के सवाल में अगर आपके पास बार्गेन परचेस गेन आ जाए ना, तो जरूरी नहीं है कि बार्गेन परचेस गेन पीनल में जाएगा। आप ये भी देख लीजिएगा कि सब्सिडी को करंट ईयर में एक्वायर किया भी है या नहीं, क्योंकि अगर सब्सिडी को पिछले सालों में एक्वायर किया है तो वो पिछले साल के पीनल में चला गया होगा, इस साल के पीनल में नहीं। इस सवाल में तो हमने सब्सिडी को करंट ईयर में ही एक्वायर किया था, तो 438 का गेन। तो मैं अदर इनकम में ऐड कर देता हूं 438 वर्किंग टू। यहां तक हमने सब्सिडी का सब कुछ देख लिया है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पे आता है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का इन्होंने हमें सवाल में क्लोजिंग नंबर कैलकुलेट करने के लिए भी कहा है। सवाल की सेकंड रिक्वायरमेंट में हमें कहा है कि हमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का 30 जून का नंबर भी कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास वर्किंग 9, या वर्किंग 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी ऑफ ऑटम 2019। अच्छा, एग्जाम में ना एक सवाल के अगर मल्टीपल पार्ट है ना, तो आप हर पार्ट सेपरेट पेज पे कीजिएगा, भले उसके अंदर एक लाइन ही क्यों ना हो, लेकिन आप हर पार्ट सेपरेट पेज पे सॉल्व कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट। अब इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट के बारे में क्या था, हमने 1 जनवरी 17 से एक्वायर किया और इसकी हमारी कॉस्ट कितनी है 2500। तो 1 जनवरी 17 कॉस्ट आ जाएगी 2500। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट के जो नंबर्स है ना, ये 1 जुलाई 18 से 30 जून 19 है। तो हमें 6 महीने नहीं, 1.5 साल। देखो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को तुमने खरीदा 2500 पे था, इस साल के प्रॉफिट का तुम्हारा 35% शेयर ऑफ ओपिनियन में चला जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का क्लोजिंग नंबर कैलकुलेट करना है, तो तुम्हें इस साल का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लेना है और पिछले सालों का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट लेना है। इसके लिए उन्होंने हिंट ये दी है कि तुम्हारे पास एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग है 3000, और एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग 1800, और 30 जून 19 पे रिटेन अर्निंग है 2200। यानी कि अगर मैं इस 2200 की रिटेन अर्निंग से माइनस कर दूं 2019 का प्रॉफिट, तो मेरे पास 30 जून 18 की रिटेन अर्निंग आ जाएंगी। सर कितना है प्रॉफिट? 1000 की सेल्स, 590 का कॉस्ट ऑफ सेल्स, 288 की ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 50 की ऑपरेटिंग इनकम, 35 का फाइनेंस कॉस्ट। ये लेना चाहिए 20? नहीं सर, वो तो रिजर्व में जाता है। कितना गया ये? 137। यानी कि 30 जून 18 पे रिटेन अर्निंग्स कितनी थी? 2063। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू 30 जून 18 चाहिए, तो मैं 30 जून 18 की रिटेन अर्निंग दैट इज 2063
माइनस एक्विजिशन रेट की रिटेन अर्निंग दैट इज 1800, इसका कितनी शेयर होल्डिंग है हमारी 35%, 35% ले लो 92.05। ये मैं इस साल रिकॉर्ड नहीं करना, ये पिछले साल रिकॉर्ड हुआ हुआ है, ये पिछले सालों में रिकॉर्ड हुआ हुआ है। मैं सिर्फ इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट तक पहुंचना है। तो ये हमारे पास 30 जून 18 पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का नंबर आ जाएगा 2592.5। फिर हमारे पास यस ये 1.5 साल, 1 जनवरी 17 से लेकर 30 जून 18, 1.5 साल का। अब हम करंट ईयर में आ गए, 1 साल में आ गए। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 137। तो 2019 में हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट 137 का 35%, 47.95, और शेयर ऑफ ओसीआई 20 का 35%, 7। फिर हमारे पास एसोसिएट की कुछ एडजस्टमेंट्स भी थी, यस। एक तो हमने एसोसिएट को लोन दिया था 130 मिलियन का, इसका तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसका तो कुछ भी नहीं करेंगे। एक हमने एसोसिएट को सेल किया था, एक हमने जीएल ने बीएल को, जीएल इज पेरेंट, बीएल इज एसोसिएट। पेरेंट ने एसोसिएट को सेल करा है 161 मिलियन और इस पे प्रॉफिट है 69। तो हमारे पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सर 69 की इन्वेंट्री रह गई है, 15% मार्कअप है, तो 69 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 115, 9। और इसमें जीएल का शेयर 35% पे 3.15। अब ये जीएल ने बीएल को सेल करा है, तो पेरेंट के पास प्रॉफिट रिकॉर्डेड है, पेरेंट के पास प्रॉफिट रिकॉर्डेड है, तो उसको सही करने के लिए तुम कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करोगे 3.15, और एसोसिएट की इन्वेंट्री तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो इन्वेंट्री को तो नहीं कम कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कम कर देंगे 3.15। तो एक 3.15 आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में जाएगा, लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फ्रॉम जीएल टू बीएल, और इसको मैं वर्किंग 9। और ये जो 3.15 के साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैं प्लस कर देता हूं 3.15 वर्किंग 9। मेरे ख्याल है सारी एडजस्टमेंट देख चुके हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब देख चुके हैं। एक चीज हमने प्लॉट नहीं की, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाँ हाँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट और एक शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम एसोसिएट। सर ये हमने कैलकुलेट किया था 47.95 और 7 जी। नहीं, क्योंकि पेरेंट ने एसोसिएट को सेल किया है ना, तो पेरेंट ने जब एसोसिएट को सेल किया तो हमने पेरेंट की कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ाकर उसको रिवर्स कर दिया। कितना था पीएनएल का शेयर 47.95 और 7, तो 47.95 और 7। अच्छा पीएनएल कंप्लीट करते हैं उससे पहले पार्ट बी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमने पार्ट बी के नंबर्स कैलकुलेट कर लिए, बस हमें
टोटल करना है। ये हमारे पास एज एट 30 जून 2019 का नंबर आ जाएगा। इस नंबर में ये ऐड और ये लेस करें तो कितना बन रहा है? 2592.5 प्लस 47.95 प्लस 7 माइनस 2644.3। ये हमारा पार्ट बी का आंसर कंप्लीट हो गया। अब पीएनएल कंप्लीट कर लेते हैं। सेल्स का नंबर कितना आ रहा है? 4044। 4044। कॉस्ट ऑफ सेल्स 2215.15। ग्रॉस प्रॉफिट 1828.85। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1340। अदर इनकम 959। फाइनेंस कॉस्ट 244। अदर इनकम ऐड होगा, फाइनेंस कॉस्ट लेस होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड होगा, ये हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। ये 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 जरा चेक कर लें। 90 प्लस 60 प्लस 85 माइनस 9 कितना है? प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ गया? 1269.36। हाँ बिलाल, अगर सब्सिडी को लास्ट ईयर एक्वायर किया है और इम्पेयरमेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फिर गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1269. सॉरी 1269.36। 1269.36 प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। ओसीआई में रिवॉल्यूशन कितना आ रहा है? 95। और एसोसिएट का शेयर आ गया 7, तो ये आ गया 102। और इन दोनों का टोटल आ जाएगा टोटल 1371.36। अभी हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें एक लास्ट वर्किंग करनी है। प्रॉफिट attributable to parent shareholders and NCI। फिर OCI attributable to parent shareholder and NCI और total comprehensive income attributable to parent और NCI। इन सब का टोटल हमें पता है। प्रॉफिट का टोटल कितना है, OCI का टोटल कितना है, और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का टोटल कितना है। सर प्रॉफिट का टोटल है हमारे पास 1269.36। OCI का टोटल है 102 और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है 1371.36। अब हम कैलकुलेट करते हैं शेयर ऑफ NCI।
देखिए एनसीआई का प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम एसएल का पहले तो प्रॉफिट लेंगे। एसएल का प्रॉफिट कितना है सर? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस अदर इनकम माइनस फाइनेंस कॉस्ट। इन नंबर्स को एडलेस करें। 500। एसएल का प्रॉफिट है 500। और कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने की है सर? एक 18 का अनरियलाइज प्रॉफिट था, एक 30 का अमोर्टाइजेशन था, एक 40 का रिवर्सल ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी था, एक 9 का इंटरेस्ट एक्सपेंस था और एक 35 की डिवैल्यूएशन थी। सर अनरियलाइज प्रॉफिट सब्सिडी ने पेरेंट को बेचा था, पेरेंट ने सब्सिडी को बेचा था? सर सब्सिडी ने पेरेंट को बेचा था, तो इसका मतलब है कि सब्सिडी के प्रॉफिट्स में ये प्रॉफिट रिकॉर्डेड है, तो इसे मैं एडजस्ट करूंगा। अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम एसएल टू जीएल 18। फिर अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। लास्ट सवाल में भी देखा था कि जब सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसकी अमोर्टाइजेशन भी एनसीआई को देंगे 30। फिर रिवर्सल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये 40 ऐड होगा लेस होगा? एक्सपेंस आप हटा रहे हैं, एक्सपेंस आप हटा रहे हैं, तभी आपने पीएनएल बनाते वक्त एक्सपेंसेस में इसे माइनस किया था, और जब एक्सपेंसेस हटा दे तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा, तो 40 ऐड होगा। अच्छा एक और चीज है यहाँ पे, यहाँ देखिए 4 एडजस्टमेंट्स थी। एक था अनरियलाइज प्रॉफिट, ये हमने अकाउंट फॉर किया, एक था अमोर्टाइजेशन, हमने अकाउंट फॉर किया, एक था हमारे पास रिवर्सल ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, ये अकाउंट फॉर किया, और एक था इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो मैंने पीएनएल के फेस पे पेरेंट की इनकम से भी हटा दिया, सब्सिडी के एक्सपेंस से भी हटा दिया। इस 9 रुपए को मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ऐड या लेस? सर कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये रियलाइज एक्सपेंस और इनकम है। पेरेंट के पास इनकम है, सब्सिडी के पास एक्सपेंस है, रियलाइज्ड है। यहाँ पे इसलिए रिवर्स कर रहा हूँ क्योंकि डुप्लीकेशन ना हो, लेकिन एनसीआई का शेयर कैलकुलेट करते वक्त आप रियलाइज इनकम को रिवर्स नहीं करोगे। तो ये हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 492, और एनसीआई की परसेंटेज थी 30, तो शेयर ऑफ एनसीआई 30%, कितना? 147.6। इसी तरीके से अगर ओसीआई लें तो ओसीआई में तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, रिवैल्यूएशन गेन, और वो था 35 का, वर्किंग एज में लिखा था हमने। तो शेयर ऑफ एनसीआई एट 30%, 10.5। एनसीआई का प्रॉफिट में हिस्सा 147.6, और एनसीआई का ओसीआई में हिस्सा 10.5। तो अब बैलेंसिंग पेरेंट का प्रॉफिट, पेरेंट का ओसीआई 1269.36 माइनस 147.6, 11.76, 1121.76, और ओसीआई में 102 माइनस 10.5, 91.5। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पेरेंट की बन जाएगी 112.76 प्लस 91.5, 0.26, और ओसीआई बन जाएगा, सॉरी एनसीआई का बन जाएगा 147.6 प्लस 10.5, 158.1। तो यहां तक हमारे सवाल फाइनली कंप्लीट हुआ जाता है।